अच्छा यार, आज हमने ना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब आज इसका काफ़ी पार्ट हो जाएगा और कल प्रैक्टिस के साथ इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर 2 दिन का चैप्टर है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर है, ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कॉस्टिंग का मतलब पता होना ज़रूरी है। आप लोगों को कॉस्टिंग का मतलब पता होना ज़रूरी है, कॉस्टिंग का। ठीक है। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू यूनिट। ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कॉस्टिंग की, ये देखो। मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू यूनिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, आपने एक यूनिट बनाना है। ठीक है। उस यूनिट को कॉस्ट असाइन करना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। कॉस्ट असाइन करने का जो मेथड है ना, उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्ट असाइन करने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, बेसिकली ये दो इसी बेस पे मेथड्स हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का अपना तरीका होगा और मार्जिनल का अपना तरीका होगा। किस चीज का तरीका? यूनिट को कॉस्ट असाइन करने का। ठीक है। अब मार्जिनल के अपने रूल्स होंगे, एब्जॉर्प्शन के अपने रूल होंगे। अच्छा, इन दोनों को इकट्ठे इसलिए पढ़ा जाता है कि इन दोनों के दरमियान ना एक छोटा सा सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सेम है। छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस को पे भी फोकस करेंगे क्योंकि डिफरेंस पे भी सवाल आते हैं और इन दोनों का मतलब भी समझेंगे। ठीक है। कॉस्टिंग है तो आप लोगों को पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ असाइनिंग, मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू वन यूनिट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी कि एक टेबल बिजनेस बनाता है। ठीक है। उस पे लगने वाला मटेरियल है, उस पे लगने वाला लेबर, उस पे लगने वाली लेबर है, उस पे लगने वाले ओवरहेड्स हैं। ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट आती है। ठीक है। मतलब कि एक यूनिट की कॉस्ट आती है। तो यही मेथड हम पहले पढ़ते आए हैं। अच्छा, ये कॉस्ट ऐड होती है। अब एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल के मुताबिक देखेंगे कि ये दोनों क्या कहते हैं। ठीक है। ये मतलब है कॉस्टिंग का। अभी तक कॉस्टिंग का समझाया, इससे ज्यादा मैंने आपको कुछ नहीं समझाया। एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट होने से पहले, मतलब उसको प्रॉपरली इन दोनों को डेप्थ में पढ़ने से पहले, आप लोगों को दो टर्म्स का पता होना जरूरी है। दो टर्म्स का पता होना जरूरी है। एक प्रोडक्ट कॉस्ट, एक प्रोडक्ट कॉस्ट, एक पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? हाँ, आप जब भी मैं प्रोडक्ट को इस चैप्टर में, जब भी प्रोडक्ट कॉस्ट का नाम लूंगा, यूज करूंगा, इसका नाम यूज करूंगा। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, उसको इस चैप्टर के लिहाज से मैं प्रोडक्ट कॉस्ट बोलूंगा। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं बोलूंगा पीरियड कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं बोलूंगा पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट को बोलूंगा प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली जो यूनिट का पार्ट बन जाती है, डायरेक्टली बन जाती है, इजीली बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेटर मैं बना रहा हूँ। कैलकुलेटर पे लगने वाला प्लास्टिक, मैं बता दूंगा कि इस यूनिट में प्लास्टिक कितना लग रहा है। ठीक है। तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन नॉन प्रोडक्शन के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेल्स मैन की सैलरी है, उसको भी सैलरी जो देनी है, इसको भी तो डालना है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को भी तो हम पार्ट बनाते हैं। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को भी तो हम पार्ट बनाते हैं। किसका भला? हम पार्ट बनाते हैं यूनिट का। लेकिन उसे हम बोलेंगे क्या इस चैप्टर के हिसाब से? पीरियड कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन है? अब क्या सीन है कि इन दोनों का जो मैं अब ये पक्की बात रखनी कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट जो है ना, इन दोनों को मैं यूज करूंगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन क्यों नहीं बोल रहा। ठीक है। अब देखो, इसके बारे में ना एक बात है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है और जो पीरियड कॉस्ट है, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट अक्सर एमसीक्यू में आता है। वो ये कि प्रोडक्ट कॉस्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो मल्टी पीरियड होता है और इसका इफेक्ट होता है सिंगल पीरियड। प्रोडक्ट कॉस्ट का इफेक्ट क्या होता है? मल्टी पीरियड। और पीरियड कॉस्ट का इफेक्ट क्या होता है? सिंगल पीरियड। अब इसका मतलब क्या है? इस मल्टी पीरियड सिंगल पीरियड मतलब क्या है? असल में ना यार देखो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, हम जो प्रोडक्ट कॉस्ट लगाते हैं जब किसी यूनिट को बनाते हैं, यूनिट को बनाया मैंने, फॉर एग्जांपल ये हाइलाइटर है। ठीक है। ये हाइलाइटर है। इस हाइलाइटर को बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक लगाया होगा, मैंने इंक यूज की होगी, मैंने मतलब इस मटेरियल जितना भी लगा हुआ है। ठीक है। मैंने अपनी कंपनी में 1 लाख हाइलाइटर बनवाए। मेरी कंपनी हाइलाइटर्स बेचने की है। ठीक है। हाइलाइटर्स की कंपनी है। मैंने हाइलाइटर बनाने के लिए कितने हाइलाइटर बनवाए? 1 लाख। ठीक है।
इस साल मैंने पूरे साल के लिए 1 लाख बनवा लिए, इस साल सिर्फ कितने बिके? 90,000। ठीक है, मैंने कितने हाइलाइटर बनवाए? 1 लाख। ठीक है, और बेचे मैंने कितने? 90,000 इस साल के अंदर। अब बाकी कितने बच गए? 10,000। ये 10,000 मैं बेचूंगा नहीं, ओ सॉरी, ये 10,000 मैं फेंकूंगा नहीं। देखो जो बच गए हैं साल के एंड में, मैं फेंक दूंगा। मैं कहूंगा 10,000 बच गए तो फेंक दूं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इसको अगले साल लेके जाऊंगा, अगले साल बेचूंगा। अब इस 10,000 पे जो खर्चा आया था, बना तो मैंने लिए, 10,000 बनाए कब है? 2017 में। लेकिन 2017 में सिर्फ 90,000 बिके हैं। अभी 10,000 मैं 2018 में लेके जाऊंगा। अब जब मैं 2018 में लेके जाऊंगा बाकी 10,000, इसका मतलब ये है कि इस 10,000 पे खर्चा तो 2017 में हुआ था। जो मटेरियल लगा इसके ऊपर, जो प्लास्टिक लगा, खर्चा 2017 में हुआ था। लेकिन उसको हमने स्प्रेड कर दिया ओवर द ईयर्स के, अब थोड़ा बहुत खर्चा अगले साल लेके जाएंगे। बाकी जो मटेरियल का खर्चा लगा इस साल है, लेकिन मल्टी पीरियड का मतलब कि सारा का सारा खर्चा इसी साल नहीं हम लेके जाएंगे, कि इसी साल हम इसको माइनस नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल से। ये जब बिकेगा तब इसकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तब प्लास्टिक की कॉस्ट माइनस होगी। तो इस वजह से इसका कुछ खर्चा 90,000 जो यूनिट्स हैं उसका खर्चा इस साल माइनस हो गया होगा। बाकी 10,000 का जो खर्चा है वो अगले साल माइनस होगा। हालांकि सारे के सारे पैसे आज लग गए हैं, 2017 में लग गए हैं, लेकिन खर्चा माइनस कब कब होगा? जब जब ये बिकते जाएंगे। अब ये बिके चाहे 2 साल में, चाहे 3 साल में, चाहे 4 साल में, इसको फिर उतने सालों पे स्प्रेड कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी साइड पे आओ, दूसरी साइड पे आओ, पीरियड कॉस्ट। इसका जो इफेक्ट होता है वो सिंगल पीरियड होता है। इसका मतलब ये है, देखो फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च किया, रिसर्च किया आपने, ठीक है, रिसर्च नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है। आपने रिसर्च की, 5 लाख लगा दी आज, 5 लाख आपने लगा दी आज, आपके हाथ से 5 लाख चले गए, रिसर्च हो गई। अब रिसर्च ने चाहे अगले जितने मर्जी साल चलते रहना है, आपको तो नहीं पता, आप सारे का सारा रिसर्च का खर्चा आज ही माइनस करोगे। 2017 में अगर रिसर्च का खर्चा किया है, उसका फायदा तो आगे है, लेकिन सारा का सारा आज ही माइनस करोगे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इस पीरियड की है, इसी पीरियड में माइनस होगी। इस साल की है, इसी साल पे माइनस होगी। सैलरीज इस साल की है, इसी साल में माइनस होगी। इसमें हम ये नहीं कह सकते, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा बहुत आगे लेके चले जाएंगे अगले पीरियड में। नहीं, जितनी है उतनी आज माइनस होगी, अगले साल की अलग होगी। लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट का ये सीन होता है, मल्टी पीरियड इफेक्ट होता है, ओवर द ईयर्स स्प्रेड हो सकती है, लेकिन पीरियड कॉस्ट नहीं हो सकती। ये पॉइंट छोटा सा आता था, इस वजह से मैंने आपको बताया। कभी कभार एमसीक्यू में आया था और मुफ्त के मार्क्स है। मतलब वो पूछेगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट का इफेक्ट क्या होता है? मल्टी पीरियड। और पीरियड कॉस्ट का क्या क्या होता है? सिंगल पीरियड। बस अब हम स्टार्ट, ये इन दोनों में मैंने आपको फर्क क्यों बताया, प्रोडक्ट और पीरियड, और ये बातें क्यों बताई, क्योंकि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में ना ये टर्म्स यूज होनी है। ठीक है, तो अब हम जाने लगे मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की तरफ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बेसिकली मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जिन्होंने अब ज्वाइन किया है उनको इस चीज की टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ मैंने ये बताया मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दो कॉस्टिंग टेक्निक्स है। कॉस्टिंग का मतलब होता है किसी यूनिट को कॉस्ट असाइन करना, और प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट के बारे में बताया कि प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बोलूंगा इस चैप्टर में, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोलूंगा। चैप्टर प्रॉपर अब स्टार्ट होने लगे। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, असल में हम नॉर्मली, अगर हम नॉर्मली देखें, नॉर्मली मैं आप लोगों से पूछूंगा ना, नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा यार मुझे बताओ कि प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो एक यूनिट तक पहुंचने के लिए, एक कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचने के लिए, एक यूनिट की कॉस्ट तक पहुंचने के लिए लगाई जाती है। कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो एक यूनिट तक पहुंचने के लिए लगाई जाती है? आप मुझे नॉर्मली, जब जितना अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, आप बोलोगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरी साइड पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड में भी दो होते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, मतलब ये 5 कॉस्ट होती हैं जो एक कॉस्ट पर यूनिट बनाती है। नॉर्मली हम पढ़ते आते हैं अभी तक, लेबर ओवरहेड तक जब हमने ये पढ़ा होता है, हमें यही होता है कि यार डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस पक्की बात है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। दूसरी साइड पे ओवरहेड्स में प्रोडक्शन ओवरहेड वाला पार्ट, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट थी, पहले चैप्टर से बताता आ रहा हूँ। और प्रोडक्शन ओवरहेड को आगे डिवाइड कर दी वेरिएबल और फिक्स में। यानी कि बात एक ही है कि प्रोडक्शन ओवरहेड ही आगे डिवाइड है, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, तो अलग अलग लिख दिए। अब मैं मार्जिनल के बारे में बताने लगा। अभी हम क्या स्टार्ट करने लगे? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है। हमने लिख दिया, ये 5 की 5 कॉस्ट लिख दी। मार्जिनल का डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन है। हमने कहा हाँ प्रोडक्शन है, क्योंकि देखो मटेरियल लग रहा है ना, एक चीज बन रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, उस पर लग रही है कॉस्ट मटेरियल की। ठीक है, मार्जिनल का ठीक है। डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन है यार, चीज बना, लेबर चीज ही बना रही है लेबर, और कुछ तो करनी नहीं आई, लेबर चीज बनाने ही आई है ना।
तो लेबर जो चीज बनाने आई है उसको पैसे दे रहे हो, प्रोडक्ट बनाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट है। सीधी सीधी बात है, कह रहे ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, बिल्कुल रॉयल्टी पे करते हो। स्पेशल टूल्स, डिजाइन टूल्स, ये तीन एग्जांपल थी, बिल्कुल ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट हमने पढ़ा हुआ है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट है, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो इसकी एग्जांपल हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन, जो वैन होती है ना उसका फ्यूल। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन तो हर प्रोडक्शन में नहीं आएगा, प्रोडक्शन फैक्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो फैक्ट्री के हिसाब से जैसे अब ऐसी ऐसी कोस्ट जो वेरिएबल भी हो, ऐसी कोस्ट जो वेरिएबल भी हो और प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो, और प्रोडक्शन वाला काम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुपरवाइजर को ना इस बेस पे देते हो, सुपरवाइजर को कमीशन देने लग गए हो। कमीशन किस चीज का? सेल का नहीं, प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे। ऑब्वियसली बात है, फैक्ट्री का सुपरवाइजर तो चीजें बननी है उसके सामने, तो जितना वो अच्छा सुपरवाइज करेगा उतने अच्छे यूनिट्स बनेंगे। अब आप उसको इस बेस पे दे रहे हो पैसे कि यूनिट्स ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, आपने उसको दे दिया। वेरिएबल है क्योंकि कमीशन है तो वेरिएबल है। प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हाँ फैक्ट्री में काम कर रहा है। ओवरहेड है, हाँ ओवरहेड है क्योंकि सुपरवाइजर खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा, खुद वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल प्रोडक्शन है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, नाम में क्या लिखा हुआ है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। नाम क्या है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। इतना बड़ा लिखा हुआ है दरम्यान में प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स। जब हमने बोला ना मार्जिनल वालों को बोला कि भाई फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसने कहा नहीं। तुम लोगों ने अपनी मनवाई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, मैं मान लिया। अब वो कहता है, मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है इसको मैं किसी सूरत जो है नहीं मानूंगा कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। हम कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया भाई, प्रोडक्शन इतना बड़ा नाम के अंदर लिखा आ रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, तो इसको प्रोडक्शन नहीं मानना है, इसको पीरियड मानना है, मतलब नॉन प्रोडक्शन मानना है, ठीक है। वो कहता है ये पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, पीरियड कॉस्ट है। अच्छा भाई, हमने कहा कि यार चलो यार, बड़ी बहस हुई मार्जिनल वालों के साथ, भाई क्या सीन है, तुम लोग क्या फजूल बोली जा रहे हो कि एक प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको हम प्रोडक्शन मानते हैं, जिसके नाम के अंदर प्रोडक्शन है, उसको तुम कह रहे हो प्रोडक्शन नहीं है, वो पीरियड कॉस्ट है। अच्छा जी, तो वजह बताओ, साबित करो इस चीज को। उसने कहा ठीक है यार, हम लोगों ने इस तरह तो नहीं मुंह उठा के तो नहीं बोल दिया, हम हमें क्या पंगा करने का दिल तो नहीं है, हम हमारे पास लॉजिक है। मैंने कहा जी लॉजिक बताओ, मार्जिनल वालों की क्या लॉजिक है? मार्जिनल वाले मेरे से पूछते हैं, भाई मुझे ये बताओ कि एक फैक्ट्री है जिसका तुम रेंट दे रहे हो 50,000, एक फैक्ट्री है जिसका तुम रेंट दे रहे हो 50,000, ठीक है। 50,000 मैं उस फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ, प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की एग्जांपल है ना फैक्ट्री रेंट। जिस तरह फैक्ट्री रेंट का मतलब ये रेंट का मतलब ओवरहेड, क्योंकि रेंट है, वो ओवरहेड में आएगा, ठीक है। और इंडेक्स जो है इस वजह से, और फैक्ट्री का है तो प्रोडक्शन है, और फिक्स रेंट जा रहा है तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ये जिसको वो कह रहे हैं ना कि प्रोडक्शन कॉस्ट, हमने कहा भाई फैक्ट्री का रेंट हम देते हैं 50,000, उसने कहा ठीक है देते हो फैक्ट्री का रेंट, हमने कहा बिल्कुल देते हैं। हमने कहा हम इसको प्रोडक्शन मानते हैं, वो कह रहे नहीं प्रोडक्शन नहीं है। लॉजिक सुनो आप। वो कहते हैं अच्छा आपने कितने यूनिट्स बनाए, रिकॉर्ड बताओ। मैंने फिर कहा कि मैंने ना 1,000 यूनिट्स बनाए पहले महीने में। उसने कहा रेंट कितना दिया, मैंने कहा 50,000। अच्छा, उसने कहा 1,500, अगले महीने कितने बनाए, मैंने कहा 1,500 यूनिट्स बनाए, रेंट कितना दिया 50,000, 1,200 यूनिट्स बनाए, फिर 50,000, 2,000 यूनिट्स बनाए 50,000। मार्जिनल वालों ने मुझसे पूछा, गौर से सुनना, अभी मार्जिनल वालों की हाई क्रिएट होने लगी है, मार्जिनल वाले जरा थोड़े ताकतवर हो गए, अपनी तरफ से केस जीतने लगे हैं। मार्जिनल वालों ने मुझसे पूछा कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम फैक्ट्री चला रहे हो, माना प्रोडक्शन करते हो, रेंट देते हो, ठीक है, तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम अगर कोई भी यूनिट नहीं बनाते, तुम 0 यूनिट बनाते हो, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कोई यूनिट नहीं कर रहे, कोई यूनिट नहीं बना रहे, तो मुझे बताओ रेंट कितना दोगे? मैंने कहा यार बात ये है कि मालिक मेरे फुप्पो का बेटा तो है नहीं, और अगर फुप्पो का बेटा भी होता तो शायद माफ ना करता रेंट, लेकिन चलो इतना दोस्त तो है नहीं कि वो रेंट माफ कर दे, मैं तो रेंट दूंगा, मैंने उसे फैक्ट्री किराए पे लिया, मैं तो रेंट दूंगा। मार्जिनल वाले कहते हैं रुक, रुको 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 मेरी बात सुनो। मार्जिनल वाले कहते हैं कि यार एक ऐसा खर्चा कि यूनिट बन रहे या नहीं बन रहे, वो खर्चा आई जा रहा है, यूनिट पे बेस ही नहीं कर रहा, यूनिट बन रहे हैं नहीं बन रहे, खर्चा आई जा रहा है, तो उसको तुम कैसे प्रोडक्शन कह सकते हो? प्रोडक्शन कॉस्ट तो होती वो है जो प्रोडक्शन यूनिट्स की वजह से आए। तुम कह रहे हो कि तुम 0 यूनिट्स भी बनाओगे तब भी वो खर्चा आएगा, तो ये कैसे मैं इनको इसको मान लूं कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट? ठीक है, मुझे बताओ मार्जिनल वाला इशू समझ आया, मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया जो मैंने बात की है?
कि वो किस वजह से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को पीरियड कॉस्ट मानते हैं, यानी कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मानते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मानते। मुझे सारे बताओ यार, एक मरतबा यस लिख दो अगर क्लियर है तो। हाँ भाई, क्लियर है तो यस लिखो। देखो फातिमा, मैंने क्या बोला, गौर से सुनो। मैंने ये बोला कि यार एक खर्चा हो रहा है, रेंट आप दे रहे हो, ठीक है, जब आप यूनिट्स बना रहे हो। अब आपने यूनिट्स बनाए ही नहीं, आपने यूनिट्स बनाए ही नहीं, फिर भी आप रेंट दे रहे हो, तो मार्जिनल वाले कहते हैं कि यार ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो तुम लोग कह रहे हो, फैक्ट्री रेंट है एक अच्छा, इसकी एग्जांपल है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की। तुम यूनिट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे, हर फिर भी रेंट दे रहे हो, पैसे फिर भी दे रहे हो, तो ये कौन सी प्रोडक्शन कॉस्ट है कि तुम पैसे दो या तुम यूनिट्स बनाओ या ना बनाओ फिर भी हट जाओ। प्रोडक्शन कॉस्ट का तो मतलब ही ये था ना कि तुमने यूनिट्स बनाए हैं, यूनिट्स की वजह से कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो तुमने यूनिट्स बनाए हैं या नहीं बनाए फिर भी कॉस्ट आ रही है, तो इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट ही मानते हैं, इसको हम पीरियड कॉस्ट मानते हैं, ठीक है। अच्छा, उस्मान ने पूछा ना। हाँ, उस्मान पूछा कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की एग्जांपल जिस तरह है वैसे वेरिएबल की क्या होंगी। देखो मैंने अभी आपको बताया, जैसे सुपरवाइजर है, फैक्ट्री में काम करने वाला सुपरवाइजर है, उसको हमने कहा कि वैसे तुम्हें फिक्स दे देंगे, वैसे तुम्हें फिक्स दे देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ ये सीन होगा, तुम्हें तुम्हें इस तरह पे किया जाएगा कि तुम जितने यूनिट्स 10,000 से ऊपर यूनिट जितने बनेंगे, हर यूनिट के पीछे तुम्हें इतना कमीशन दिया जाएगा बनाने पे, क्योंकि सुपरवाइजर का काम होता है बनवाना यूनिट्स, प्रोडक्शन लेबर को देखना। अब वो देखो, जो वो वाला पार्ट है ऊपर कमीशन वाला पार्ट है, जो ऊपर कमीशन वाला पार्ट है, जो ऊपर बोनस वाला पार्ट है, बोनस वाला, ठीक है, वो पार्ट जो है वो वेरिएबल होगा ना। वेरिएबल होगा क्यों? क्योंकि वो तो जितने यूनिट्स वो बनवाएगा सुपरवाइजर, उतने ज्यादा उसके हो जाएंगे वेरिएबल, जितने कम उतनी कम कॉस्ट, उतना कम कमीशन, उतना कम बोनस, ठीक है। प्रोडक्शन में काम कर रहा है, बिल्कुल फैक्ट्री में काम कर रहा है, और ओवरहेड है, बिल्कुल ओवरहेड है, क्योंकि डायरेक्टली खुद लेबर नहीं है लेकिन देख रहे हैं। इसके अलावा आप कह लो कि अगर आप किसी को पर आवर बेस पे पे करते हो, इसके अलावा आप किसी को फॉर एग्जाम्पल पर आवर बेस पे करते हो, आपका फैक्ट्री के अंदर क्लीनिंग स्टाफ है, उसको आप पे करते हो पर आवर, ठीक है। अब पे किस तरह करते हो कि आपने उन्होंने कहा कि जितने घंटे काम करोगे 1 घंटे का आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक लेबर है वो वहां पे 6 घंटे काम करती है, उसको 600 मिल गया, जो 5 घंटे काम करती है 500 मिल गया। फैक्ट्री का बंदा है, बिल्कुल बंदा है, प्रोडक्शन है, वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है, जितने घंटे वो काम करेगा उस लिहाज से। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया, पर आर वाला सीन हो गया। इसके अलावा और क्या सीन था, हाँ, कि ओवरहेड है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो फैक्ट वो भी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है। अच्छा, जोहेब ने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि फिर मार्जिनल की जो मार्जिनल की कॉस्ट पर यूनिट होगी, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होगी। बिल्कुल, अभी मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, उसी फॉर्मूला की तरफ जा रहा हूँ। फिर क्या सीन होता है, देखो, अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को तो मार्जिनल वालों ने हाथ उठा लिया, उन्होंने लॉजिक देके कह दिया कि भाई कोई सीन नहीं है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, इसको पीरियड कॉस्ट मानो, इसको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मानो। हमने मान ली, हम जरा थोड़े नॉर्मल से बंदे थे, वो जरा पार्टी है हुई थी, तो हमने मान ली, ठीक है। यानी कि मार्जिनल के मुताबिक एक यूनिट की कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, ये कॉस्ट पर यूनिट है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट डाली है। तो मार्जिनल के मुताबिक सिर्फ यही 4 कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, इसके अलावा कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, बाकी सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। यहाँ तक कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को भी इसने कहा कि ये नॉन प्रोडक्शन है, पीरियड कॉस्ट है, ठीक है। तो ये 4 कॉस्ट है। अच्छा, ठीक है, मैंने मान लिया, मार्जिनल की मान ली, माननी पड़ी, क्योंकि भाई वो उसने लॉजिक भी बड़ी अच्छी दी थी कि हाँ यार कोई यूनिट नहीं बनाया फिर भी खर्चा कर रहे हो, तो फिर ये कहाँ से ये मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर हमने एक और चीज देखनी है कि मार्जिनल के मुताबिक है वो, अब मार्जिनल कहता है कि यार अगर तुम लोगों ने कॉस्टिंग ही गलत की हुई थी, अब हमने कॉस्टिंग ठीक की है, तो अब हमारी इनकम स्टेटमेंट भी अपनी होगी। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, वो जो अगर जिन्होंने FA1 पढ़ा हुआ है उनको SOCI का पता होगा, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ
कोई टेंशन की बात नहीं है। बेसिकली ये एक स्टेटमेंट होती है जो आपके आप प्रॉफिट या लॉस बताती है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन मार्जिनल वालों ने कहा कि भाई हमारी कॉस्टिंग टेक्निक अपनी है, तो ऑब्वियस ही बात है इनकम स्टेटमेंट हम अपने लिहाज से अपनी जो, क्योंकि फिक्स प्रोडक्ट, ये बात याद रखना कि हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट को अलग रखा जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को अलग रखा जाता है। तो इस वजह से इनकम स्टेटमेंट भी फिर अपनी बनाएगा। तो अब हम जाने लगे इनकम स्टेटमेंट जो मार्जिनल की है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू इनकम स्टेटमेंट है वो किस तरह बनती है, मैं वो पढ़ाने लगा हूं। जो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू इनकम स्टेटमेंट है वो मैं बताने लगा हूं कि किस तरह बनेगी। देखो मार्जिनल, देखो दुनिया में कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट की इनकम स्टेटमेंट बनेगी ना, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की स्टेटमेंट बनेगी, हमेशा वो सेल्स से स्टार्ट होती है कि सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। उसमें से फिर बाकी खर्चा माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, ठीक है। अब सेल्स देखो, सेल्स मैंने लिखी, सेल्स सेल्स किस तरह आएगी, सेल्स मतलब टोटल सेल्स लिखनी है इसके आगे, ठीक है। सेल्स के आगे मैंने क्या लिखा है, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर आपको सेल्स उसने टोटल दी हुई है तो ठीक है, आप टोटल सेल्स लिख दो। अगर उसने आपको टोटल सेल्स नहीं भी दी हुई तो आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, जितने यूनिट्स आपने बेचे हैं सेल्स यूनिट्स, जितने यूनिट्स आपने बेचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में मैं अभी आपको यहां से ना इरेज करके खुद समझाता हूँ प्रॉपर, नहीं तो इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स है, यानी कि सेल्स अगर टोटल दी हुई है इसने सवाल में तो आप टोटल लिख दोगे, अगर टोटल नहीं दी हुई तो आपको उसने सेल्स यूनिट्स दिए होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ। अभी एग्जांपल भी करवाता हूँ इसके बाद उसमें पक्का हो जाएगा। तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी, माइनस कर दो उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली क्या होती है, वही कॉस्ट जो यहाँ पे हम करते हैं ना, कॉस्ट पर यूनिट जो निकाला था चार कंपोनेंट्स वाला, ये जो ऊपर निकाला है चार यूनिट, इसको किसी तरह एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब ये कि जितने यूनिट्स बेचे हैं उसकी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। यहाँ पे नॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आती, लेकिन टोटल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। लेकिन उतने यूनिट्स की जितनी आपने बेचे हैं, आपने बनाए हैं 1000 यूनिट्स, गौर से सुनना, आपने बनाए 1000 यूनिट्स, अब प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपने 1000 के मुताबिक निकाली होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है कि आपने जितने यूनिट्स बेचे हैं उसके मुताबिक कितने क्या कहते हैं कॉस्ट बनती है, कितनी उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है जितने बेचे हैं। अब बेचे आपने फॉर एग्जांपल 900, बेचे आपने 900 है, तो आप 900 की कॉस्ट, अगर आपने बेचे यहाँ पे सेल्स यूनिट 900 है, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी जो है उनके जो खर्चा भी है वो 900 का ही माइनस करोगे ना। आप ये तो नहीं ना कर सकते कि आपने 900 की सेल्स की है, सेल्स आपने 900 के हिसाब से लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप 1000 के हिसाब से लिख दो, प्रॉफिट ही खराब हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमेशा क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उतने यूनिट्स पे ही लेनी है जो सेल्स यूनिट्स है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने आपको दी होंगी, नॉर्मली आपको उसने आपको कहा होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स देती है, लेकिन अगर उसने आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक फॉर्मूला है वो मैं लिखने लगूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने लगूँ। फॉर्मूला ये होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, जो ओपनिंग ओपनिंग मतलब साल के स्टार्ट पे, प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग उसने आपको ये सारी चीजें दी, ये ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक ये आपको बताया होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये आपका आ जाएगा, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। लेकिन ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू या यूनिट्स, मतलब ओपनिंग स्टॉक में आपको बताया हुआ 500 यूनिट्स, तो आप उसको यूज करोगे या उसकी वैल्यू यूज करनी है। अब वैल्यू किस तरह निकालनी है, अब उसने ओपनिंग स्टॉक की अगर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन अमूमन अगर वो फॉर्मूला अगर तो उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली दे दिया हुआ तो वो तो आप वेल एंड गुड है, वो आपको बड़ा मजे का ये सीन है, बड़ा उसने आराम से आपको दे दिया, आप इजीली आप निकाल सकोगे आगे। लेकिन अगर उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया तो आपको फिर वो पूरा फॉर्मूला ये ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इस तरह लिखना पड़ेगा। इनकी वैल्यूज किस तरह निकलेंगी ये देखो, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकलेगी, ये ओपनिंग स्टॉक के जो यूनिट्स होंगे ना, यूनिट्स मतलब जितने यूनिट्स ओपनिंग में होंगे, जितने यूनिट्स स्टार्ट पे होंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करो कॉस्ट पर यूनिट के साथ, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन की वैल्यू निकालने के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट। इसी तरह एंड पे आपके पास क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है।
अब आपके पास यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, वो आप किस तरह लिखोगे कि आप यहाँ पे इसके आगे ना वैल्यू लिखोगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इस तरह करना है कि ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन को ऐड करके माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। तो जो फाइनल आपका यहाँ पे नेट आंसर आएगा इसका, वो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स के आगे लिखोगे यहाँ पे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स ने माइनस होना है सेल्स में से। दोबारा सुनो, आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वैसे नॉर्मली आपका क्या सीन था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने माइनस करनी है सेल्स में से, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर ना गिवन हो तो आपने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास मतलब वैल्यू के हिसाब से, मतलब मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट भी करना है, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट भी करना है सबका। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस प्रोडक्शन की वैल्यू माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का। ठीक है, अच्छा, अब ये है किसकी स्टेटमेंट, मार्जिनल की। ये तो मैंने आपको बता दिया स्टेटमेंट किसकी है, मार्जिनल की। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कौन सा यूज होगा तीनों में, तो आप कहोगे स्टेटमेंट किसकी है। आपको पहला सवाल होगा स्टेटमेंट किसकी है, हम कहेंगे मार्जिनल की, तो आप कहोगे कि फिर हमने कॉस्ट पर यूनिट भी कौन सा लेना है, मार्जिनल वाला लेना है। हमने कॉस्ट पर यूनिट भी कौन सा लेना है, फिर मार्जिनल वाला लेना है, क्योंकि देखो ना, मार्जिनल कहता है कॉस्ट पर यूनिट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, बस ये चार कंपोनेंट्स हैं। बस ये चार कंपोनेंट्स हैं मार्जिनल कहता है, इसके अलावा कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट नहीं बनेगी। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट भी कौन सा लेना है, फिर मार्जिनल के मुताबिक लेना है। ठीक है ना, ये याद रखना पॉइंट है, कभी क्वेश्चन करवाता हूँ इसके बाद, लेकिन अभी ये पॉइंट पक्का रखना। अच्छा, अब आपका यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकला है, कॉस्ट सेल्स में से जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया ना, तो आपके पास जो आंसर आया है, इसे हम बोलते हैं ग्रोस कंट्रीब्यूशन। ग्रोस कंट्रीब्यूशन। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब आप नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाते हो ना, जब आप ये इन मेथड्स पे नहीं जाते, नॉर्मल बनाते हो, हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं और नॉर्मली बनती है, उसमें सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो ना, सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो ना, तो आपके पास ग्रोस कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता, ग्रोस प्रॉफिट आता है। वहां उसको बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ये ग्रोस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये ग्रोस कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ग्रोस कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे मैंने निकाला, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके, लेकिन इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल वाली है। ठीक है, तो ग्रोस कॉन्ट्रीब्यूशन आया। अब आपको पता है कि अगर आप देखो ना, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है ना, वो नेचर में क्या है, वेरिएबल है। डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल है। ठीक है, एक किस्म का देखा जाए तो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट में जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, उसको ये कॉस्ट पर यूनिट में एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर दिया हुआ है। यानी कि जितनी भी वेरिएबल की प्रोडक्शन कॉस्ट है, जितनी भी, डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल है और प्रोडक्शन है, डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल है। ठीक है, चारों वेरिएबल हो गई। ये चारों वेरिएबल आपने जब माइनस कर दिए ना इसमें से, आपके पास सारी की सारी वेरिएबल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो निकल गई, वेरिएबल की प्रोडक्शन की कॉस्ट निकली अभी। ठीक है, अब आप देखोगे ग्रोस कंट्रीब्यूशन, ग्रोस कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करोगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट में कितनी जो कॉस्ट निकली थी, वो सारी की टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी। अब वेरिएबल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्ट रह गई है, वो है नॉन प्रोडक्शन, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दी। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओनली प्रोडक्शन आता है, नॉन प्रोडक्शन नहीं आता। तो ग्रोस कंट्रीब्यूशन में से मैंने क्या माइनस किया, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर दी। इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब सवाल में आएगा, क्योंकि ये सवाल से ही समझ आएगा कि किस तरह निकालनी है, अगर गिवन ना हो तो फिर किस तरह निकालनी है। ठीक है ना, वो मैं सवाल में बताऊंगा। ये आपके पास आ गया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ग्रोस कंट्रीब्यूशन में से जब मैंने वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस किया, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आप अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो आपने कौन कौन सी कॉस्ट माइनस कर दी हुई है। एक आपने वेरिएबल, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन माइनस कर दी हुई है, पक्की बात है, ये तो अभी हमने कहा कि जितनी भी ये चारों कॉस्ट है वेरिएबल नॉन प्रोडक्ट, ये वेरिएबल प्रोडक्शन ही है। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन माइनस कर दिए, बिल्कुल कर दिए, अभी ये आपके सामने तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया। अब पीछे आपके पास सिर्फ और सिर्फ जितनी भी कॉस्ट रह गई हैं वो कौन सी है, फिक्स। फिक्स में भी तो प्रोडक्शन और फिक्स में भी तो नॉन प्रोडक्शन रह गई ना। अच्छा, फिक्स में प्रोडक्शन क्यों मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मार्जिनल वालों ने कॉस्ट पर यूनिट में उसको जगह ही नहीं दी। मार्जिनल वालों ने कॉस्ट पर यूनिट में उसको जगह ही नहीं दी। मार्जिनल वालों ने कहा भाई ये पीरियड कॉस्ट है, इसको नॉन प्रोडक्शन कंसीडर करो और इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं ऐड करोगे। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैं माइनस कर दूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैं माइनस कर दूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कौन कौन से दो कॉस्ट है, एक प्रोडक्शन
प्रोडक्शन को भी नीचे रखूंगा क्योंकि वो पीरियड है, और माइनस नॉन प्रोडक्शन, ये दोनों को मैंने माइनस किया, आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा? मुझे बताओ ये स्टेटमेंट तक क्लियर है? अभी मैंने इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन करवाना है, लेकिन स्टेटमेंट तक आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो। एक मरतबा यस लिखो अगर क्लियर है स्टेटमेंट तक। अच्छा। अब क्या सीन है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है? ये मैंने लिखा हुआ है, इसके थ्रू अब हमने ये क्वेश्चन को यूज करते हुए मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट समझनी है। इस क्वेश्चन को यूज करते हुए, ये क्वेश्चन है, एक मिनट रुको जरा। मार्जिनल जो इनकम स्टेटमेंट है उसको बनाना है, ठीक है ना? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ, ठीक है? फिर उन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 10,000 यूनिट्स और एक्चुअल प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट्स। अच्छा, बजटेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स हैं, एक्चुअल है 12। अब इन दोनों में बजटेड का यूज होनी है, एक्चुअल का यूज होनी है, बता दूंगा मैं, सारा बताऊंगा। कॉस्ट पर यूनिट में उसने बताया कि डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपये है, डायरेक्ट लेबर 5 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 3 है, वेरिएबल प्रोडक्शन 1 है, और फिक्स प्रोडक्शन 2 है। उसने फिक्स प्रोडक्शन भी दे दी है। उसने तो नॉर्मली सवाल में तो दे देगा ना, सवाल में तो वो यही कहेगा ना कि कॉस्ट पर यूनिट में सारी है, फिर वो तो सवाल के मुताबिक तो फिक्स प्रोडक्शन को भी कॉस्ट में डालेगा। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि मार्जिनल में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट नहीं बनेगी। वो जो अभी हम करते हैं तो फिर देखते हैं। आगे वो सेल्स यूनिट्स दे रहा है, सेल्स यूनिट्स में कितने दे रहा है, 11,000 यूनिट्स। सेल्स यूनिट में कितने दे रहा है, 11,000 यूनिट्स। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन उसने दिया 3 पर यूनिट। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन जो उसने दी है, कॉस्ट दी है, वो 3 पर यूनिट है। फिक्स नॉन प्रोडक्शन उसने दिया 2 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 40, सेलिंग प्राइस यूज होगी, ठीक है? सवाल मेरा ख्याल है इतना ही है, ठीक है? अच्छा, अब क्या सीन है, इस सवाल को देखते हुए हम करेंगे इसको हल। रुको जरा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूं क्योंकि हम फिर खुद से कैलकुलेट करेंगे ताकि ना प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। अच्छा, ये क्वेश्चन ही हमने करना है, ठीक है? लेकिन मीटिंग टाइम एंड हो रहा है, आप लोग रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करते फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रीज्वाइन कर लो।